सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं है। तो बहुत ग्रेट टैलेंट था वो, और उनको सोची समझी साजिश के तहत मूवी माफिया ने बर्बाद किया, ख़त्म किया। नॉर्मल थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत खूबसूरत इंसान थे, हमेशा सेट पे इन बिटवीन शॉट्स गाने वाने गाते रहते थे, बहुत खुश मिजाज इंसान थे वो। तो पहले जो भी धनी लोग हैं, जो भी अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है जो मूवी माफिया, सो कॉल्ड मूवी माफिया को कंट्रोल करते हैं, है ना, वो लोग पहले इस बात पे ध्यान दें कि जिसको वो सुपरस्टार बनाना चाह रहे हैं वो इस लायक है कि नहीं। और अभिषेक बच्चन जो है वो मुझे मारते हैं, आप कौन से पेड़ हो, प्रीपेड हो के आई लाइक इट बोलने के लाखों रुपए मिलेंगे तुमको। अक्षय कुमार साहब अनबिलीवेबल एक्टर, एक टेक्निक वो यूज करते हैं अपनी एक्टिंग में, नो बडी, आमिर खान कान डू इट, शाहरुख खान कैनॉट डू इट, सलमान खान। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके पास 9 to 5 जॉब है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, एक कंफर्टेबल जिंदगी है, वो वही जिंदगी हमेशा के लिए जी सकते हैं। और दूसरे वो लोग जो ये सब पाने के बाद सोचते हैं व्हाट नेक्स्ट। आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ है वो ये सेकंड टाइप के लोगों में से एक है, और इनकी पर्सनैलिटी देख के मैं बस यही कह सकती हूँ, आई लाइक इट। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हम मिलेंगे अपहरण के दुबे जी, और भाभी जी घर पे है कि मिस्टर सक्सेना जी। जी हाँ, हमारे साथ है सानन वर्मा। सानन जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू खुशबू, थैंक्स अ लॉट। कैसे मिला फर्स्ट चांस? मेरे को फर्स्ट चांस दिया दो लोगों ने। एक हैं श्री गजराज राव, जिन्होंने मुझे एक एड फिल्म जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेज में बन रही थी, उस एड फिल्म में उन्होंने दिया काम। उसके बाद अमित शर्मा, जिन्होंने बधाई हो को डायरेक्ट किया है, और उसमें गजराज राव जो है वो, तो अमित शर्मा ने मुझे 5-6 एड फिल्मों में काम दिया। उसमें से मेरा एक एड बहुत सुपर हिट हो गया, जो कि आइडिया का एड था। अच्छा। जिसमें मेरा ये डायलॉग बड़ा हिट हुआ, जिसमें मैं, अभिषेक बच्चन जो हैं वो पेड़ बने हुए हैं, हाँ। और मैं वुड कटर हूँ, हाँ। और जा रहा हूँ मैं उस पेड़ को काटने के लिए, हैं, और अभिषेक बच्चन जो है वो मुझे मारते हैं बांस बम्बू से, अपने ही पेड़ से ऐसा मारते, पर वो ऐसे एकदम फिक्स थे बेचारे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो ग्राफिक्स में बनाया गया था उनको, ऐसे पेड़ बने हुए थे, उसमें उनका फेस था ऐसे, और मैं था। तो मेरा उसमें एक लाइन, जब उसको रिंगर बोलते हैं, एंड में आता है कम बैक बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजिंग की भाषा में कम बैक बोलते हैं, कि जब आपका ऐड ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एक शॉट आता है कुछ, उसको कम बैक बोलते हैं। तो उस कम बैक में मैं जाता हूँ उस पेड़ के पास, मैं बोलता, आइडिया सर जी, आप कौन से पेड़ हो, प्रीपेड हो के पोस्ट याद है, ये पार्ट याद है, हाँ याद। तो ये बहुत बड़ा हिट हो गया। और इसने इस एड फिल्म के ऊपर बहुत सारे कॉन्टेस्ट वगैरह हुए, बहुत बड़ा हिट हो गया, और इस एड की वजह से मैं एडवर्टाइजिंग का स्टार बन गया। तो फिर मुझे एडवर्टाइजिंग में काम मिलने लगा। फिर बीच बीच में मैं सीरियल्स भी करता था, तो कैमियो करता रहता था, कुछ अलग अलग, जैसे CID में किया। पर डे कितना मिल जाता था? उस समय तो पर डे 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे, 3-4 फिर भी जिंदगी ट्रैक पे तो नहीं आई थी वो 50 लाख वाली बात? हाँ, नहीं सवाल ही नहीं उठता। बस ये था कि जो बेसिक नीड थी, हाँ, वो दूर हो रही थी। और एडवर्टीजमेंट में ये होता था फ़ायदा कि जो ऐड फिल्में करता था मैं, 4 साल में मैंने तकरीबन 350 ऐड किए, और ऐड फिल्मों में अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली, हैं, फोर्ड, तो हाँ, लाइफ ट्रैक पे आ गई। हाँ, तो फोर्ड फिएस्टा एक गाड़ी मैंने सेकेंड हैंड खरीदी, यूज्ड गाड़ी, हाँ, तो उस गाड़ी से फिर मैं चलने लगा। तो मेरी जो वो कसम थी कि मैं बस स्टॉप पे कभी नहीं जाऊंगा, वो मैंने आज तक मेंटेन किया है। मैं कभी भी नहीं जाता हूँ, ना मैं लोकल ट्रेन में जाता हूँ, ना बस में जाता हूँ, मैं मेट्रो में भी कभी नहीं चढ़ा आज तक। अच्छा। आज तक एक बार भी मेट्रो में नहीं चढ़ा हूँ मैं, तो मैंने वो कसम आज तक मेंटेन की हुई है। क्या है? तो वो गाड़ी मैंने, आप समझ लीजिए कि 6 महीने में मैं एडवर्टाइजिंग स्टार बन गया, और मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली। उसके बाद कुछ TV सीरियल्स में भी कैमियो करता रहा, 3 दिन 2 दिन 4 दिन का रोल, CID, क्राइम पेट्रोल टाइप, इस टाइप का। और भी कुछ सीरियल्स किए मैंने, रोशनी नाम का एक सीरियल किया था,
हाँ, और भी यार मुझे लगता है 15-20 सीरियल किए मैंने कुल मिला के। भाभी जी से पहले ऐसा है कि भाभी आपने जी से- 20 सीरियल हाँ। किए, लेकिन पहचान भाभी जी से पहचान भाभी जी से मिली। तो हाउ डिड भाभी जी हैपन? हाँ, तो उसमें यही था कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं टेलीविज़न जो करता था ना, तो मेरे मन में हमेशा से यही था कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है। ओके। तो मैं हमेशा इसी चक्कर में रहता था कि फिल्मों में काम मिले मुझे। हाँ, पर फिल्मों में मिलता नहीं था। ऐड फिल्म में करता रहता था मैं, तो रोजी रोटी उससे चल रही थी। सीरियल वगैरह करता था तो उसमें जानबूझ के मैं कैमियो करता था ताकि मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, कि मुझे ऐसा लगता था कि कॉमन ना हो फेस। कॉमन ना हो जाए फेस। अगर मैं सीरियल कर लूँगा, कंटिन्यूटी या कैरेक्टर कर लूँगा तो मेरा फेस कॉमन हो जाएगा, और फिर फिल्म वाले बोलेंगे यार इसको देखने के लिए कौन फिल्म का टिकट खरीदेगा, ये टीवी एक्टर है, मतलब इसको। तो इस चक्कर में मैं सीरियल करता नहीं था। लेकिन जब भाभी जी का ऑफर आया मेरे पास, उसके पहले FIR नाम का एक शो था, हाँ। जिसके डायरेक्टर भाभी जी वाले ही हैं, शशांक बली। अच्छा। तो शशांक बली से मेरा कॉर्पोरेट से ही मेरी पहचान थी। ओके। वो मुझे पहचानते थे क्योंकि मैं चैनल में रह चुका था, सोनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क में काम करता था मैं, तो चैनल से ही पहचान थी। तो FIR में मुझे उन्होंने कुछ मौके दिए, और कुछ 100 से ज़्यादा एपिसोड्स में मैंने कैरेक्टर रोल्स किए FIR में। तो शशांक बली साहब को मेरा काम पसंद था। उसके बाद जब भाभी जी लॉन्च हो रहा था तो उसके डायरेक्टर भी वही थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया ये रोल सक्सेना का, और मैंने तिवारी के लिए ऑडिशन दिया था। ओह, तिवारी के रोल के अच्छा। लिए, हाँ। लेकिन तिवारी में नहीं, पर सक्सेना के लिए मुझे बाली साहब ने ऑफ़र किया। हाँ, और उसी समय कोइंसाइड हुई थी कुछ चीज़ें, जिससे कि मेरी ये जो सोच थी, ये जो थिंकिंग थी कि अगर मैं टीवी एक्टर बन गया या टेलीविज़न में एक्सपोज हो गया तो फिल्म एक्टर नहीं बन पाऊँगा, ये सोच बदल गई। वो यूँ बदली, उस समय उसी दौरान 2 घटनाएं घटी थी। एक घटना घटी थी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत भी पटना से मैं उस पर आने वाली थी। आपने छिछोरे में भी उनके हाँ, साथ काम छिछोरे में भी किया। तो सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो पवित्र रिश्ता नाम का एक सीरियल करते थे जी। और उस सीरियल से उन्होंने काय पोचे में स्विच किया और ओवरनाइट फिल्म स्टार बन गए हैं। तो मैंने सोचा कि मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत अगर 6 साल तक पवित्र रिश्ता करने के बाद फिल्म स्टार बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। करेक्ट। एक और घटना घटी थी, अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने एक सीरियल किया था, उसमें फिक्शनल कैरेक्टर किया था। उस सीरियल का नाम था युद्ध, वो मिनी सीरीज़ था। उसमें उन्होंने किया था। मैंने कहा जब अमिताभ बच्चन फिक्शनल कैरेक्टर कर सकते हैं टेलीविज़न पे, और जब सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो फिल्म स्टार बन सकते हैं टेलीविज़न एक्टर से, हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर मैंने एक पुराना एग्जाम्पल भी अपने माइंड में लेके आया मैं कि शाहरुख खान साहब वो भी टीवी से शुरू हुए थे। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, एक्टर जो है अगर उसमें स्पार्क है, अगर उसमें दम है, अगर उसमें जान है, अगर उसमें टैलेंट है, अगर उसके अंदर एक ऐसी प्रतिभा है जो कि फिल्म दर्शकों को लुभा सकती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर्दा कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे ये कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रोल है ये अनबिलीवेबल कैरेक्टर है, अनोखे लाल सक्सेना का कैरेक्टर। क्योंकि ये आज तक कभी पूरी दुनिया में ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं आया, आज तक नहीं आया, किसी सिटकॉम में नहीं आया कि वो बात जहाँ बन रही हो उसे बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। हाँ, वो कभी बिगाड़ने काम करते हैं, कभी बनाने का काम करते हैं। अब आप सोचो ना, ऐसा कौन बंदा होगा जो कि दर्द में खुशी मिलती हो जिसको, यानी इसको भूख नहीं लगती है। आम आदमी को भूख लगती है, इसको शूक लगती है। शूक मतलब ये कि इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए इसको। इलेक्ट्रिक शॉक लेता है, आई लाइक इट, मज़ा आता है उसको, थप्पड़ खाने में मज़ा आता है, थप्पड़ उसका नाश्ता है, छिपकली का सूप पीता है वो, समझ रही। तो इतना अतरंगी कैरेक्टर था ये। एज एन एक्टर कितनी बार मैं लड़की बनाऊँ, कम से कम मुझे लगता है 100 से ज़्यादा बार लड़की बन चुका हूँ मैं, 100 से ज़्यादा बार लड़की बनाऊँ, अलग अलग गेटअप में, अलग अलग कैरेक्टर। हाँ। एक बार एक ही दिन में 4 अलग अलग कैरेक्टर किए थे मैंने। तो एज एन एक्टर ना बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन है, वेरिएशन ऐसा भरा हुआ है कि किसी दूसरे कैरेक्टर में आज तक कभी ऐसा वेरिएशन आपने देखा ही नहीं होगा जो सक्सेना में है, यू नो। तो मैंने कहा कि अनबिलीवेबल कैरेक्टर है ये, है, तो शुरू कर दो यार, ले लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई लाइक इट कहाँ से आया? आई लाइक इट शशांक सर ने सोचा था, क्योंकि जो ओरिजिनल आइडिया था मनोज संतोषी साहब का। मनोज संतोषी साहब जो हमारे राइटर हैं, जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, मनोज साहब का, मनोज संतोषी का। तो जो सक्सेना का कैरेक्टर था उसमें ये था कि ये दर्द में मज़े लेता है। हाँ। इसको दर्द हो, इसको तकलीफ हो, इसको कोई मारे, इलेक्ट्रिक शॉक लेने का इसको मज़ा आता है उसमें,
हाँ ये सब करता है, सांप से कटवाता है, हाँ बिच्छू को पालता है, बिच्छू से कटवाता है, हाँ ये सब करने मज़ा आता है इसको। तो छिपकली सूप पीता है, छिपकली भी पालतू है इसकी, चंपा नाम है उसका, छिपकली का चंपा। हाँ तो ये ऐसा, तो उन्होंने सोचा था और ये मज़े लेता है। अब शशांक सर के मुंह से निकल गया, हाँ इसको करंट लगता है और सीधा ये बोलता है आई लाइक इट, और शशांक सर के मुंह से ये निकला, और वो आई लाइक इट जो है वो आज पहचान बन गया, पहचान। और शशांक सर ने मुझे बोला था जब ये शुरू हुआ था, शशांक सर ने बोला था, शशांक बाली साहब ने, कि सानम सिर्फ आई लाइक इट बोलने के लाखों रुपए मिलेंगे तुमको। और उनकी बात बिल्कुल सच साबित हो गई। और मैं पहला इवेंट जब करने गया था, हाँ उस इवेंट में मुझे आप समझ लीजिए कि 12 बाउंसर्स ने घेरा हुआ था। कानपुर गया था मैं, 12 बाउंसर्स ने घेरा हुआ था, और कम से कम 1000 ऐसे फैंस थे जिनके साथ मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा पाया या जिनको मैं ऑटोग्राफ नहीं दे पाया, और वो बहुत डिसअपॉइंट होकर चले गए। और मैंने ये सोचा यार मैं ये सब इवेंट अब नहीं करूँगा कभी। हाँ, मेरे बाकी सारे कुलीग्स जो हैं वो हर 15 दिन में एक इवेंट मार के आ जाते हैं, पैसे छाप के आ जाते हैं। मैं कभी गया ही नहीं इवेंट में, कभी नहीं किया इवेंट मैंने, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं यार 1000 फैंस जो डिसअपॉइंट हो गए, हाँ। मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए मैंने 2000 लोग आए थे, 2000 में से मैंने 1000 के साथ ऑटोग्राफ उनको दिया या फ़ोटो खिंचवाया, बाकी 1000 की क्या गलती थी? वो भी तो इक्वली उतने ही बड़े एक्साइटेड फ़ैन थे ना मेरे। करेक्ट। तो वो तो मिस हो गए। तो अगर मैं जाऊँगा ही नहीं तो टेंशन ही नहीं ना, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं हुई नहीं, गया ही नहीं, तो मैं पैसे के चक्कर में नहीं पड़ा। अच्छा है, पैसा नहीं ध्यान दिया मैंने उस पर, और मैं इवेंट नहीं करता हूँ। मैंने हार्डली मुश्किल से 2-3 इवेंट किए होंगे पूरे अपने करियर में। यानी मेरे जितने बाकी के भाभी जी के जो कलाकार हैं वो हर हफ्ते 3-4 इवेंट करके आते हैं, और मैं पिछले 8.5 साल में मुश्किल से 3 इवेंट किए होंगे, और वो भी मजबूरी में। कोई किसी प्रोड्यूसर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया या कुछ ऐसा चक्कर रहा जिसकी वजह से मजबूरी में करना पड़ा, पैसे के चक्कर में नहीं। तो मैं इसलिए, तो वो जो मैं देखा मैंने वहाँ पे, जब मैं उस इवेंट में, पहले इवेंट में गया, तो एक तो ये रीज़न बता दिया आपको कि क्यों मैं इवेंट नहीं करता नहीं जाते हो। हाँ, एक ये रीज़न है। और साथ में जब मैं पहली बार, मुझे ये एहसास हुआ कि मुझसे कितना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। स्टार बन गया। हाँ, पूरा कानपुर जाम हो गया था। हाँ। पूरा कानपुर जाम पैक्ड, हाँ, कि सक्सेना जी आए। मुझे याद है वो DPS का मैदान था स्कूल का, वहाँ पे मुझे लगता है कि हज़ारों लोग खचाखच भरे हुए, और पूरा एकदम ऐसा लग रहा था आसमान ज़मीन पे उतर आया। हर आदमी के हाथ में मोबाइल और शूट कर रहे थे वो लोग, हैं, और ऐसे टच कर, ऐसे हाथ छूने के लिए पागल हो रहे थे, जैसे माइकल जैक्सन या अमिताभ बच्चन है कोई, है ना, उस लेवल का। हैं, मैं 1 हफ्ते तक तो रोता ही रहा। जब घर पहुँचा मैंने कहा भगवान ये आपने क्या दे दिया मुझे, हैं। मैं अभी भी अगर उस मोमेंट में चला जाऊँ तो इस वक्त भी रोने लगूंगा मैं, हैं। एक इंटरव्यू के दौरान मैं रो पड़ा था। खैर मैं अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने वो जो मोमेंट था, तो 1 हफ्ते तक मैंने इस चीज़ को फील किया कि भगवान ने मुझे क्या दे दिया है। मैं अभी सेंट्रल लंदन में था कैप्सूल हिल की शूटिंग में, वहाँ पे मुझे घेर लिया लोगों ने, सक्सेना जी करके। क्या बात है, हैं, सेंट्रल लंदन में, कैन यू बिलीव इट। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं कभी भी इस शो को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। इसी ने पहचान दी। हाँ, इसी ने पहचान दी है मुझे। और मैंने अपने प्रोड्यूसर को साफ साफ बोला हुआ है, मैं आखिरी एपिसोड तक रहूँगा। मैं भले महीने में 1 ही दिन दूँ, हैं, मैं जब भी आऊँगा मैं बोल दूँगा मैं हूँ, लिख दो कुछ मेरे लिए, लिख दो, मैं आ जाऊँगा, शूटिंग करूँगा। अक्षय कुमार के साथ कैप्सूल गिल कर रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस अक्षय के साथ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अक्षय साहब एक अलग ही लेवल के एक्टर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो हैं शायद ही कोई वैसा एक्टर होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि वो उनकी जो टेक्निक है एक्टिंग करने की, उस टेक्निक के ज़रिए, यानी मैं उस टेक्निक के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, हैं, तो उस टेक्निक के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन उस टेक्निक से जो वो एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग करना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो वो करते हैं। वो उस टेक्निक से अपने इमोशंस को होल्ड करके आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने देते हैं कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अक्षय कुमार साहब अनबिलीवेबल एक्टर है, बहुत कम। मैंने आई हैव नेवर सीन एनी एक्टर इन माई लाइफ लाइक अक्षय कुमार। हाँ, माइंड ब्लोइंग है, डिसिप्लिन से चलते हैं, साथ लेके चलते हैं, वो सब तो है ही, डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत सब बढ़िया है ना। लेकिन एक टेक्निक वो यूज़ करते हैं अपनी एक्टिंग में। अच्छा, उस टेक्निक की डिटेल नहीं बता सकता मैं,
ओके, लेकिन उस टेक्निक को यूज़ करके अपने इमोशंस को होल्ड करना ये बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. नोबडी कैन डू इट, nobody can do it. I cannot do it. Nobody. Amir Khan can't do it. Shah Rukh Khan cannot do it. Salman Khan can't do it. Nobody can do this. Amitabh Bachchan cannot do this. ये बात अक्षय की नहीं पता थी किसी को. हाँ, अमिताभ बच्चन साहब cannot do this in this country. सिर्फ अक्षय कर. सिर्फ अक्षय कुमार. There is only one guy who can pull it off. क्या बात है. आपने अजय देवगन के साथ भी काम किया है, रेड में काम किया है, थैंक यू में भी किया है, थैंक गॉड में. कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत. अक्षय अपना अजय देवगन साहब बहुत फैंटास्टिक एक्टर हैं और उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं. बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और उनकी खूबसूरती ये है कि वो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं और सीन को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने को एक्टर को बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं. हैं कि मान लीजिए कोई बंदा है जो कि ऐसा लग रहा है क्योंकि सुपरस्टार हैं ये लोग हैं तो इनके सामने कोई नर्वस हो जाए, ये इन सब की ख़ास बात है. आमिर खान साहब हो गए, अमित जी हो गए. मैंने शाहरुख साहब के अलावा बाकी इन सब के साथ काम किया है. सलमान खान के साथ भी किया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ किया है, अक्षय जी के साथ किया है, अजय देवगन के साथ किया है, आमिर खान के साथ किया है हैं और अच्छे खासे लेवल पे किया है. काफ़ी टाइम तक, छोटा मोटा नहीं है. जैसे आमिर खान साहब के साथ तो एक ऐड किया था मैंने जिसमें कि मैं और वही हैं. अच्छा. हाँ, और बहुत ज़बरदस्त. तो ये लोग, इन सब की ये ख़ास बात है. अजय देवगन पे आता हूँ मैं कि अजय देवगन साहब की ये सबसे अच्छी बात है कि उनके अंदर ना एक डायरेक्टर भी छुपा हुआ है. हाँ, फिल्म मेकर हमेशा से वो आ ही जाता है बाहर. हाँ, वो उनका फिल्म मेकर भी है तो उनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ क्या हो रहा है. बहुत ही स्मार्ट कैमरा एक्टर है वो, है ना, बहुत स्मार्ट. उनको एग्जैक्टली पता है कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा प्रोफाइल कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे कौन सा कपड़ा कैसा दिख रहा है, कहाँ पे कैसा एक्सप्रेशन चाहिए, कहाँ पे कौन से मसल को पुल करना है, कौन सी आँख को कहाँ यूज़ करना है. इतनी डिटेलिंग, इतनी डिटेलिंग. ही इज़ डैम स्मार्ट. उनको एग्जैक्टली पता है और आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. ही इज़ वेरी गुड. सब हैं, अमिताभ साहब, अमित जी हैं, लेजेंड हैं वो. यानी मैं तो उनके पैर को धो के पीऊँ, इतने महान लगते हैं मुझे वो. बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो भी बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं अपने साथी कलाकार को. अनुपम खेर साहब के साथ भी मैंने काम किया, लेजेंडरी. वो भी बहुत जानकार, समझदार और बहुत अच्छे. ये लोग ऐसे ही थोड़ी इतना आगे बढ़े हैं. ये लोग इतने इस लेवल पे अगर आए हैं तो उसके पीछे इनके गुण हैं, इसलिए आए हैं. हर आदमी थोड़ी अमिताभ बच्चन बन जाएगा या सलमान खान बन जाएगा. भरमार है. हाँ, एक्टिंग की, हाँ. और ये इसमें एक चीज़ ये भी आपको मैं बता दूं कि ये जो जितने एक्टर्स हैं, अपना अजय देवगन साहब हो गए या अक्षय कुमार हो गए, ये लोग, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान, ये लोग ऐसे हैं ना कि ये लोग अगर स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, इनको देख के ही ऑडियंस जो है उनका पैसा वसूल हो जाता है. इनको देख के ही. करेक्ट है. तो अगर ये इस लेवल पे हैं तो क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि शाहरुख खान साहब को देख के हम बड़े हुए हैं. मैंने उनकी फिल्में, चाहे DDLJ हो या बाजीगर हो या डर हो, है ना, इन लोगों ने इतना काम किया. इनका जो बॉडी ऑफ वर्क है ना, वो इतना माइंड ब्लोइंग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा है, इतना डिटेल्ड है, इतना डीप है ना, इतना ब्रॉड है, दैट यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम दीज एक्टर्स, है ना. और इनके साथ जब भी मुझे मौका मिलता है काम करने का, मैं सीधा इनसे सीखने के मोड में आ जाता हूँ. सीधा सीखने लगता हूँ क्या क्या, कौन कैसे क्या कर रहा है. जो आपका शुरू से ही रहा है तरीका कि आप सीखते भी हो काम करने के साथ साथ. बिल्कुल, ये सीक्रेट आपका वर्क रहता है साथ में. हाँ, हमेशा. वो तो है ही, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आप ग्रो करना बंद कर देंगे. करेक्ट. जिस दिन मैं अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने लगूंगा और जिस दिन मुझे ये लगने लगा कि आई हैव अराइव्ड, देन आई एम गॉन. करेक्ट. यू नो, सो यू शुड नेवर थिंक इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, यू नो, व्हाटएवर यू डू, यू शुड नेवर थिंक दैट यू हैव अराइव्ड. सक्सेना जी के बाद दुबे जी बनने की क्या कहानी? वो कैरेक्टर और पागल. हाँ. और
ताजुब की बात यह है कि सक्सेना का आई लाइक इट पॉपुलर हुआ और दुबे जी का हुज योर डैडी वो आज भी वायरल है। हाँ। तो कैसे दुबे जी वाला रोल मिला, कैरेक्टर के बारे में आपको क्या समझाया गया और उस सीन के लिए हुज योर डैडी कैसे तैयारी की? हाँ, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब कुछ ग्रेट चीज़ें होने वाली होती हैं ना तो उसके लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती। हाँ, तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने उसके लिए कुछ तैयारी नहीं की थी। तो रिहर्सल्स नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। रात के 2 बजे शूटिंग कर रहे थे हम लोग मुंबई के एक स्टूडियो में। और मुझे गोल्डी सर, जो कि सिद्धार्थ सेन गुप्ता हमारे डायरेक्टर, उन्होंने ब्रीफ किया सीन और बस हम पिल पड़े। और हम तो बस वैसे ही हैं और सामने लड़की थी तो हम मूड में आ गए। और हमको बताया गया कि ये है भैया सत्यनारायण दुबे जो हैं वो एक्चुअली परवर्ट हैं तो परवर्जन दिखाना है कुछ हैं। तो अभी परवर्जन हमने दिखा दिया वहाँ पे। और देखो खुशबू, एक बात बताता हूँ, एक्टर ना जब दिल से काम करता है ना, देखो प्रिपरेशन की ज़रूरत एग्ज़ामिनेशन में पड़ती है, जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के टेबल जो हैं वो याद करने पड़ते हैं, या आप जब केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं ये सारी चीज़ें आप याद करती हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टर का जो काम है वो इमोशनल काम है, ओके। अब मैं अगर अपनी महबूबा से प्यार कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए तैयारी नहीं करूँगा। हाँ, तैयारी नहीं करूँगा, वो तो दिल से होगा ना। वो मोहब्बत, वो प्यार दिल से निकलेगा, राइट। तो एक एक्टर का काम, क्योंकि इमोशनल काम है, उसके लिए जो भी करना है अपने दिल को तैयार करना है बस। तो मैंने अपने दिल को तैयार कर लिया उस सीन तो के लिए। बिना रिहर्सल के वो सीन आपने शूट किया। हाँ। और वो सीन अपहरण एक साइड, वो सीन एक साइड। हाँ। सच्ची में मैं बोलती हूँ, हाँ। अलग खिल के आते हैं वो हाँ, सीन। हाँ, और correct, बहुत वायरल है। करेक्ट। और मतलब बहुत हंसी आती है उस सीन को देखकर कि मतलब ये आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मैंने दिल से किया। हाँ। और मेरी जो कोशिश रहती है, अब जो वो पूरा सीक्वेंस है उसमें वो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझो। Yes. वो एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वो मैं सचमुच उस समय देयर इज अ मैन कॉल्ड सत्यनारायण दुबे। वो किरदार आपके अंदर वो था, किरदार वो था, वो सानंद वर्मा वॉज डेड। सानंद वर्मा को हर दिन खुद को मारना पड़ता है। करेक्ट। मेरा जो जॉब है, मेरा जो काम है, इस काम में आई हैव टू किल माई सेल्फ एवरी डे। यस, यू अंडरस्टैंड। अब मेरे हाथ में जैसे एक अवार्ड की ट्रॉफी थी, अभी रिसेंट घटना है। मैं थी वहाँ पे। हाँ, आप थी वहाँ पे। और उस ट्रॉफी को अगर मैंने सर पे मारा और उसके बाद मेरा सर फूल गया, गुमड़ निकल आया लेकिन उसको जो मैंने मारा था, वो अवार्ड मुझे मिला था भाभी जी घर पर हैं के अनोखे लाल के सक्सेना के कैरेक्टर को करने के लिए। यस। हाँ, अनोखे लाल सक्सेना के कैरेक्टर को करने की वजह से वो अवार्ड मुझे दिया गया था। अब जब वो अवार्ड मैं उस समय ले रहा था तो मेरे अंदर सक्सेना घुसा हुआ था। तो वो सक्सेना तो ऐसे ही करेगा। हाँ। तो अब मैंने मार दिया। हाँ। अब मार दिया, वो फूल गया। 15 दिन तक फूला रहा, अभी भी फूला हुआ है थोड़ा। यू अंडरस्टैंड? यस। तो मेन चीज़ ये है कि जब मैं अनोखे लाल सक्सेना बनता हूँ तो दिल से अनोखे लाल सक्सेना ही रहता हूँ। तो उस समय सानंद वर्मा इज डेड, ही डजंट एग्जिस्ट। तो अब काम मिल रहा था इंडस्ट्री में, भाभी जी से सक्सेना जी पॉपुलर हो गए, दुबे जी पॉपुलर हो गए, अजय देवगन के साथ फिल्में कर रहे हो। स्टारडम कब आनी शुरू हुई? वो जो गाड़ी गई थी, वो गाड़ी कब आई वापस? कैसे चीज़ें बदली? स्टारडम एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं बचपन से अपने आप को स्टार मानता आया हूँ। और इसकी वजह ये रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक इनविजिबल शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है जो कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके चल रही है। ऐसा लगता है मुझे, हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि क्योंकि मैं कभी भी पैसे पे ध्यान नहीं देता, हाँ, सीधा साधा आदमी हूँ, प्राइवेट लाइफ है मेरी, मैं ज़्यादा किसी चीज़ पे पीआर नहीं करता, कहीं पार्टियों में नहीं जाता, अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाता, बहुत ना के बराबर जाता हूँ। हाँ। मैं गाड़ी तो पहले ही खरीद चुका था सेकेंड हैंड। वो सेकेंड हैंड से फिर वापस ऑडी पे कैसे? सेकेंड हैंड से ऑडी पे मैं आया जब मैं भाभी जी करने लगा।
तो भाभी जी की मैंने भाभी जी कर रहा था, साथ ही साथ एक और शो मैंने पकड़ा था, उसका नाम था रोशनी। तो रोशनी मैंने कुछ मेरे ख्याल से 4-6 महीने किया था, तो उसमें मेरा पर डे अच्छा था। तो उससे मुझे पैसे मिले थे, तो मैंने कहा कि बहुत पैदल चल लिया, तो अभी सेकेंड हैंड गाड़ी तो ऐसे ही छोड़ दी मैंने, एक ऑडी ख़रीद ली मैंने EMI पे। तो जो स्टारडम है वो भाभी जी से ही मुझे सबसे पहले मिला है, और वो जो इवेंट मैंने किया था उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे पूरा इंडिया जानता है। तो फिर आप फैंस से कैसे मिलते हैं अब जब इवेंट्स में नहीं जाते? जैसे आपको अगर मैं जैसे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर रहा हूँ, हैं मेरे रील्स बहुत पॉपुलर हैं, बड़े बड़े लोग, विद्या बालन, दिव्या दत्ता, रितेश देशमुख, रेमो फर्नांडिस, इस लेवल के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो फॉलो करते हैं। ये लोग मेरे वीडियो पे, यानी मेरे क्रिएटेड साउंड पे ये लोग वीडियो बनाते हैं। क्या बात है है तो ना? फिर हाँ, फिर तो स्टार बनी गई। हाँ, तो वो जो रील्स हैं वो मेरे बहुत फेमस हैं, और उसमें जो कमेंट्स आते हैं तो मैं आई मेक श्योर कि जैसे ही मैं कोई पोस्ट डालता हूँ और जब कमेंट्स आना शुरू होते हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ और कम से कम मिनिमम 25-30 फैंस को रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कोई भी सेलिब्रिटी नहीं करता है। आपने हार्डली, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई करता है, सब लोग कोई नहीं करता। लेकिन मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो कि अपने फैंस को रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे। क्या बात है, आप चेक कर सकती हैं। मतलब आपका जो इंस्टाग्राम है उस पे जो रिप्लाईज आते हैं वो आप खुद करते हैं? कोई आपका मैनेजर नहीं, कोई नहीं, आप खुद डायरेक्ट टच में हैं? हाँ, कुछ नहीं, बिल्कुल मेरा कोई मैनेजर नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। मैं अकेला आदमी हूँ, वन मैन आर्मी हूँ मैं। हाँ, तो मेरा कोई मैनेजर नहीं है और मैं खुद करता हूँ, वो जेन्युइन है। हाँ, तो मतलब ये है कि फैंस के टच में रहना यही है कि जब भी मुझे फैंस मिलते हैं तो मैं उनके साथ प्यार से बात करता हूँ, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ। नॉर्मली लोगों को कहना पड़ता है कि सर कंधे पे हाथ रख दीजिए, हैं ऐसा फैंस कहते हैं जब फ़ोटो खिंचवाते हैं, सर कंधे पे हाथ रख दीजिए। मैं उनके बिना बोले पहले ही कंधे पे हाथ रख देता हूँ और उनसे ज़्यादा हंसता हूँ मैं। हाँ, अगर वो इतना हंस रहे हैं तो मैं इतना, ये फ़र्क रहता है। यानी उससे ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ। तो मेरा दिल का कनेक्शन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं दिल से ही काम करता हूँ, हर जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। तो मैं फैंस के साथ दिल से कनेक्टेड रहता हूँ। बाकी पैसा कमाने के चक्कर में मैं इवेंट करता जाऊँ वो सब मैं नहीं करता हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई ऐसा ढंग का ऐसी चीज़ लगी जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि मैं आऊँ, हैं हर तरह से सब परफेक्ट लगता है, तो मैं हाँ बोलता हूँ, पर वैसा ना के बराबर मिलता है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा पिछले 8.5 साल में 3 इवेंट किए हैं टोटल। बाकी मेरे जितने कुलीग्स हैं सब हर महीने 4 इवेंट करते हैं। आप नहीं जाते। मैं 8.5 साल में सिर्फ 3 बोल तो रहा हूँ, सिर्फ 3। तो लेकिन मेरा दिल का रिश्ता है, तो मेरे फैंस जानते हैं मैं, और मेरा जो स्वभाव है कोई भी मुझसे मिलता है तो उसको कभी भी ये नहीं लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ या मैं रूड हूँ। मैं बहुत प्यार से सबके साथ रहता हूँ और मैं दिल से सबसे प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई ड्रामा कर रहा हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, ऐसा उसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो स्टारडम यही है कि एक एक्टर का स्टारडम क्या होता है, यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जाने। वो भाभी जी से मुझे जानने लगे लोग, है ना। तो भाभी जी के बाद बहुत सारी फिल्में की मैंने, वेब सीरीज़ की, सेक्रेड गेम्स किया। जो टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज़ हैं आज की डेट में, उनमें सेक्रेड गेम्स है और अपहरण टॉप 10 में, इवन टुडे। और उन दोनों में मैं हूँ। और कैरेक्टर भी एकदम हटके, उसमें अंडरवर्ल्ड का बना हूँ मैं बंदा, और उसमें गैंगस्टर बना हूँ, NRI गुज्जू बना हूँ मैं उसमें। हाँ, ये भी एक्चुअली मैं हमेशा सोचता हूँ, इस बारे में भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि एज एन एक्टर ना मैं अपने आप को हर तरह के रोल में देखना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने खुद कहा, बबली बाउंसर में मैं सरदार बना हूँ। हाँ, मैंने पूरी मूवी देखी और मैं नहीं पहचाना, आपने ध्यान नहीं गया कि ये वही अपने सक्सेना जी दुबे जी हैं। तो सक्सेना जी दुबे जी कहीं से भी आपको जग्गी पाजी में नजर नहीं आएंगे, जो कि बबली बाउंसर कि वो जग्गी पाजी थे वहाँ पे सक्सेना जी वाला नहीं चाहिए, वो था ही नहीं उधर। तो आपने इसीलिए नहीं पहचाना। यानी भाभी जी का जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो मेरे पास आके बोला, सर मैंने बबली बाउंसर देखी पूरी, और मैं पूरी फिल्म में पहचान ही नहीं पाया। कहाँ हुआ? हाँ, मेरा जो डायरेक्टर भाभी जी का एक था, अब नहीं है हालांकि वो डायरेक्टर, उसको मैंने बोला था कि यार देखो बबली बाउंसर, उसको पता था कि मैं हूँ। उसने फिल्म देखना शुरू किया, मैंने उसको बताया था
हाँ कि मैं सरदार बना हूँ, हाँ और ऐसा ऐसा मेरा कैरेक्टर है। उसने देखी फिल्म, पहला सीन गुजर गया, उसने नहीं पहचाना मुझे। जब आगे गया तब उसको ऐसा खनका, मैं उसने यार ये सानंद ने बोला था कि वो सरदार बना है, वो क्या था पिछला, रिवाइंड करके देखो। तो रिवाइंड किया उसने, तब उसने ध्यान से देखा, तब पहचाना मुझे उसने, है ना। तो ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप वैरायटी ऑफ रोल्स करें और उसमें पूरे कन्विक्शन के साथ आप वही कैरेक्टर दिखें, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना वो चाहिए। कहते हैं ना, कागज पे लिखे किरदार में जान डालने वाले वो होते हैं असल एक्टर। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एक्टर्स इस तरह की बातें करते रहते हैं, एक्सेंट की बात, है ना। देखो एक्सेंट से आपने कैसा एक्सेंट पकड़ा, उससे आपकी एक्टिंग नहीं समझ में आएगी। कई बार फेक भी लगता है, कुछ एक्टर्स पर जमता नहीं है। हाँ, मेन बात क्या है कि देखो एक्सेंट सिर्फ पकड़ना, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने एक्सेंट पकड़ा और वो बंदा एक्टिंग वही कर रहा है, आपने पंजाबी एक्सेंट में किया कोई एक काम, एक बिहारी एक्सेंट में किया मान लीजिए, ठीक है, तो आपने पंजाबी एक्सेंट में जो किया उसमें भी आपके सारे एक्सप्रेशंस, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप जिस तरह से बात करते हो, जो आपकी आवाज़ है, हर चीज़ जो है वो सेम है। आपने जो पंजाबी एक्सेंट में किया और जो आपने बिहारी में किया, दोनों का सब सेम है, सिर्फ एक्सेंट डिफरेंट है। तो ये कोई ग्रेटनेस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सेंट कोच होते हैं। अगर कोई ढंग का प्रोजेक्ट है, एक्सेंट कोच होगा वहाँ पे, वो बोलेगा हाँ ये लाइन कैसे बोलूँ, वो बोल के बताएगा, उसको कॉपी कर देगा, है ना। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप पूरी तरह से 100% वो कैरेक्टर नजर आए, कि आप वही हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये अपहरण का दुबे है या भाभी जी का सक्सेना है। करेक्ट। जब आप जग्गी पाजी देखते हैं, है ना, ट्रू, राइट। या जब आप इंडिया लॉकडाउन देखते हैं, हाँ। इंडिया लॉकडाउन में मैं टीपू बनाऊँ, वो कमाठीपुरा का वो पिंप है, ओहो, ओके, अब वो बिल्कुल अलग है, उसमें मेरा कोई मेकअप नहीं है ना, कुछ भी नहीं उसमें मेकअप मेरा। ऐसे जैसा सक्सेना में कपड़े पहनता हूँ वही कपड़े हैं, हेयर स्टाइल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको कहीं से अनोखे लाल सक्सेना नजर नहीं आएगा और उस कैरेक्टर में जो इंडिया लॉकडाउन में आप देखते हैं। यही एक अच्छे एक्टर की पहचान है जो आप हैं, हम जान चुके हैं। एक और चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपकी अभी मैंने लाइफ की जर्नी सुनी, चाइल्डहुड बड़ा टफ रहा, स्ट्रगल रहा, पॉवर्टी रही, और यूँ देखो तो बहुत कुछ लेके आप साथ में चले हो ज़िंदगी भर कि यार ये मेरे साथ आगे नहीं होना चाहिए। तो अंदर से ऐसा लगता है आपकी बातें सुन के कि एक गंभीर आदमी आप हो, लेकिन जब आप स्क्रीन पे आते हो आप कॉमेडी करते हो, आप कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर आते हो और आप कॉमेडी का जॉनर चूज करते हो। बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स ये कह चुके हैं कि इस इंडस्ट्री में सबसे टफ है किसी को हंसाना, कॉमेडी का काम सबसे टफ है, तो कॉमेडी ही क्यों? देखिए इसमें एक बात मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, हॉरर भी है, बहुत सारी सीरियसनेस भी है, बहुत कुछ है, बहुत तरह के इमोशंस हैं हमारी लाइफ में, है ना। लेकिन जब एक एक्टर के रूप में मैं कुछ करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको करोड़ों लोग देखें और करोड़ों लोग देख के एंटरटेन हो, ठीक है ना। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि करोड़ों लोग देखें और एंटरटेन हो, तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी स्टोरी है, मेरा जो भी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, हैं, उसमें उस कहानी के हिसाब से उस कहानी को जो आगे हमको बढ़ाना है, हैं, कई बहुत बार ऐसा भी होता है कि यू कैन नॉट डू समथिंग फनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हैं, यहाँ पे सीरियसनेस ही चाहिए, है ना, तो आपको वो भी मैनेज करना है। तो जो हंसाने की जो कला है वो तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी जो है वो हंसाता है ना। मान लीजिए आप चार्ली चैपलिन को देखें, उनका काम देखें आप, हैं, तो उन्होंने आपको बहुत हंसाया, हाँ, वो स्लैपस्टिक ह्यूमर था, ठीक है, वो फिजिकल कॉमेडी थी, चार्ली साहब ने बहुत हंसाया। लेकिन उसी में आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं चार्ली चैपलिन के काम में जिसको आपको देख के रोना आ जाता है, है ना, आता है ना। तो वो एक जो डिसिप्लिन होता है किसी कैरेक्टर को आगे बढ़ाने का, किसी कहानी को आगे बढ़ाने का, वो डिसिप्लिन चार्ली चैपलिन ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से डिस्प्ले किया अपने काम में, वो डिसिप्लिन, यू अंडरस्टैंड। तो जब आप वो डिसिप्लिन किसी भी चीज़ में रखते हो तो वो चीज़ अपने आप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं लोग,
है ना। तो मेरा यही है कि अगर मान लीजिए मैं अनोखे लाल सक्सेना का कोई सीन कर रहा हूँ तो आई एम सपोज टू मेक पीपल लाफ बिकॉज इट्स अ सिटकॉम। भाभी जी घर पर है, वो जॉनरा वो है, मुझे उसमें हंसाना है yes. हैं, तो वहाँ पे मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ पे फिजिकल कॉमेडी कर दूँ, है कहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन, ताकि ऑडियंस को हंसी आए। पंचेस क्रिएट करता हूँ, अपने लिए पंचेस क्रिएट करता हूँ, जो मेरे को एक्टर्स हैं उनके लिए पंचेस क्रिएट करता हूँ। कई बार मैं अपने पंचेस दूसरों को भी देने की कोशिश करता हूँ इस चक्कर में कि यार अगर ये कैरेक्टर ये लाइन बोलेगा तो ऑडियंस ज़्यादा हंसेगी। तो मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मैं सेल्फिश एक्टर नहीं हूँ। हाँ, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे सिक्योर्ड एक्टर मैं हूँ। हाँ, मेरे में ज़रा सी भी इनसिक्योरिटी नहीं है। लोग नॉर्मली अपनी लाइन के बारे में सोचते हैं, अपने डायलॉग्स के बारे में सोचते हैं, और वो इस चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको डायलॉग्स मिलें, है ना। मैं इस चक्कर में रहता हूँ कि जो सीन मैं कर रहा हूँ वो सीन कैसा बन रहा है, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। हाँ। और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। करेक्ट। तो टीम वर्क है, तो बेसिकली मेरे मन में यही रहता है कि वो सीन माइंड ब्लोइंग बन जाए। और अगर मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ तो उससे ऑडियंस हंस रही है, तो जो मेरे बगल में को एक्टर खड़ा है वो जो लाइन डिलीवर कर रहा है उससे भी हंसना चाहिए, क्योंकि ये सिटकॉम है, मेरा काम हंसाने का है ना। तो मैं टीम की तरह लेके चलता हूँ उसको, और मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को माइंड में रखता हूँ। जो ऑडियंस अपना टाइम दे रही है इस एक्सपेक्टेशन के साथ आई है कि उसको हंसना है, उसको एंटरटेन होना है ना। तो मेरा ये फंडा है। तो मैं अपने आप को सचमुच बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एक्टर मानता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा सा भी इस चक्कर में नहीं रहता कि यार मुझे उस एक्टर को खा जाना है या उसकी लाइन छीन लेनी है या ये कर देना, वो सब कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ उस सीन के बारे में सोचता हूँ। तो जो कॉमेडी है वो ऐसे ही आती है जब मैं दिल से उस चीज़ को समझता हूँ कि हाँ ये करना है। वो हर जगह ऐसा ही होता है, वो तभी वर्क करेगा जब आप दिल से इस चीज़ को अपनाएंगे कि आपको अपने ऑडियंस को खुश करना है। और लाइफ को मैं ओवरऑल एक कॉमेडी ही मानता हूँ, बहुत बड़ी कॉमेडी है ये। हाँ, ये पूरी ज़िंदगी जो है ना, ये अपने आप में एक कॉमेडी है। अब वो जो पहले के दिन थे, हाँ। ठीक है, वो तब तो बहुत दर्द दे रहे थे, लेकिन अब ठीक है, वो भी एक दौर था तो एक हंसी ही निकलती है। हाँ, बिल्कुल। अब क्या है ना कि आप का नज़रिया जो है उसी पर सब डिपेंडेंट है। हाँ। आपका नज़रिया क्या है, हैं? या तो आपने जो, जैसे मान लीजिए, हाँ एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, जो मैं 50 किलोमीटर डेली पैदल चलता था, हैं, तो उसमें मैं हंसता रहता था। ठीक है, अब लोग देखते थे, बोलते पागल टाइप का आदमी है, डेली इधर से जाता रहता है, इधर जाता रहता है। अब उनको यही पता नहीं है कि जब मैं वॉक करता रहता था तो मुझे दुनिया भर के लोग नज़र आते थे। मुझे ऑटो रिक्शा वाला ऑटो चलाता हुआ दिखता था, उस ऑटो में बैठे हुए पैसेंजर्स दिखते थे। ठीक है, और मैं सोचता था काश मेरे पास पैसे होते कि इस ऑटो में बैठ जाता मैं। ठीक है, फिर मैं देखता था हार्डवेयर शॉप है कोई, उसमें कोई दुकानदार बैठा हुआ है, किराने की दुकान है, वहाँ कोई बंदा है, साइकिल से कोई जा रहा है, कोई भिखारी जा रहा है, कोई बंदा मर्सिडीज से जा रहा है, कोई ट्रैफिक हवलदार खड़ा है, वो बहुत अजीब अजीब एक्सप्रेशंस दे रहा है, यू नो। तो दुनिया भर के लोगों को देख के ऑब्जर्व। यू आर वेरी स्मार्ट। तो उस टाइम में भी आपकी ट्रेनिंग हो गई। हाँ, वो ट्रेनिंग हो गई। हाँ। मैं लगातार किरदार आपने पढ़ लिए ना। है, मुझे कहीं ना कहीं वो टीपू जो बबली बाउंसर ने मैंने किया, वो दल्ला भी नजर आया जब मैं वो वॉक करता था, है ना। तो दुनिया भर के लोग नजर आते थे उस दौरान, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज करके मैंने अपनी एक्टिंग को पॉलिश किया। एक्टिंग के बारे में आपने बहुत बात की, कैरेक्टराइजेशन के बारे में बहुत बात की। फिल्म इंडस्ट्री में आज की डेट में जो सुपरस्टार्स हैं उसमें एक ही आदमी है जो एक्टिंग और कैरेक्टराइजेशन के बारे में बहुत सोचते हैं, आमिर खान। आपने आमिर खान के साथ भी काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? मैंने कभी भी इतना शार्प एक्टर नहीं देखा, बहुत शार्प हैं, और ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑल्सो। और उनका जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो 100% रहता है। यानी उनको एक मोमेंट पे ना बर्प लेना था, डकार उनको आनी चाहिए, एक डायलॉग एक लाइन ख़त्म हुआ उसके बाद डकार आनी चाहिए, तो वो नेचुरल डकार उनको आए, इसलिए वो 6 डाइट कोक पी गए वहाँ पर उसी समय, रोक के, शॉट रोक के 6 डाइट कोक पिया पहले उन्होंने, हैं। उसके बाद उन्होंने डायलॉग बोला और एकदम नेचुरल उस लाइन के बाद उनको बर्प आया। वो ये क्या बात है। तो इस लेवल का उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे काम को बहुत पसंद किया, और बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान है। कौन सा प्रोजेक्ट था वो? ये टाटा स्काई का ऐड था,
जिसके डायरेक्टर अमित शर्मा थे, जिन्होंने बधाई हो डायरेक्ट किए। तो जब पैकअप हुआ तो बेचारे, मुझे आज भी याद है, 100 मीटर से दौड़ते हुए मेरे पास आए, मेरे गले लगे, बोले इट वॉज गुड टू वर्क विथ यू सानंद। और मेरी बहुत तारीफ़ की थी उन्होंने, बोला कि सानंद तुमको बहुत काम मिलेगा। उस समय भाभी जी नहीं आया था, मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा, एड फिल्म में करता था। तो उन्होंने बोला बहुत आगे जाओगे तुम, बहुत अच्छा काम करते हो। और वो दिन और आज के दिन है, मैं आज भी नहीं जानता हूँ कि आमिर खान साहब का ऑफिस कहाँ है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो वो सीधा पहुंच जाता उनके यहाँ। हाँ, पर मैं कभी उनके ऑफिस में नहीं गया और ना ही मुझे उनके ऑफिस का एड्रेस पता है इवन टुडे। और आपका काम आपको डेफिनेटली लेके जाएगा वहाँ तक वापस। और उसके साथ यानी एक ये भी चीज़ है कि आमिर खान साहब ने जिस ढंग से मुझसे बात की थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी उनके ऑफिस से कॉल मुझे आएगा। हाँ, तो वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन ये पक्का था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया इन्होंने, क्योंकि आमिर खान साहब ना शो रील देखते हैं किसी भी डायरेक्टर का। अच्छा। तो मेरे ख्याल से पहली बार शायद अमित शर्मा के साथ उन्होंने वो एड फिल्म शूट किया था, शायद। हाँ, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, लेकिन शायद पहली बार ही था, क्योंकि उन्होंने उनका अमित शर्मा का कुछ काम देखा था। और अमित शर्मा ने ना एक एड फिल्म है जो कि केबीसी का एड था, उसमें उन्होंने मुझे काम दिया था, जिसमें कि मेरा बेटा मुझसे बार बार पूछता है कि पापा अकबर के बाप का नाम क्या था। और मैं उससे बोलता हूँ कि उसका मजाक उड़ा रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे खुद ही पता नहीं है कि अकबर के बाप का नाम क्या था। बोलता अरे यार आज संडे है बेटा, छोड़ना, दाढ़ी इस पे ध्यान दे, दाढ़ी ऐसे वो शीशा पकड़ के खड़ा है, मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, वो सब। तो मैं उसका लगातार मजाक उड़ा रहा था और इग्नोर कर रहा था। और एंड में अमिताभ बच्चन साहब मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि अकबर के पिता का नाम क्या था, केबीसी में। और मैं झेप जाता हूँ और एम्बेरस हो जाता हूँ, जवाब नहीं दे पाता हूँ। और फिर मेरे बच्चे का शॉट आता है, यार ये इनको पता नहीं था। और फिर अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। तो उसमें पूरे एड फिल्म में अकबर का बाप कौन था यही चल रहा है पूरे एड फिल्म में। तो आमिर खान साहब ने वो एड देखा था जब मैं टाटा स्काई का एड शूट कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वो तुम्हारा अकबर का बाप कौन था वाला एड, यार कमाल है सानंद, ब्रिलियंट है। और उनके साथ एक और बंदा था जो कि मुझे ऐसा लगा कोई साइड किक है इसका। हाँ, क्योंकि वो एकदम यारी दोस्ती जैसे तू तड़ाक में बात कर रहे थे आपस में, वो लोग बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने आमिर खान साहब ने वो वाला जो मेरा ऐड था वो उसको उस बंदे को भी दिखाया अपने फ़ोन पे। और मैं ज़्यादा लोगों पे ध्यान देता नहीं हूँ, तो मैंने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि ये बंदा कौन है। मुझे लगा ऐसे ही कोई दोस्त वोस्त होगा, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं तो कोई ना कोई साइड किक तो चलता ही रहता है उनके साथ। हाँ, तो ऐसा ही कुछ होगा। कट टू, मुझे छिछोरे के लिए फ़ोन आया मुकेश छाबड़ा कास्टिंग टीम से कि सानंद जी, नीतीश तिवारी जो हमारे डायरेक्टर हैं इसके छिछोरे के, वो चाहते हैं कि ये एक ही सीन का रोल है पर वो चाहते हैं कि आप ही करो। मैंने कहा नितीश तिवारी क्यों चाहते हैं यार, पता नहीं, देखा होगा इन्होंने, भाभी जी वगैरह मेरा हिट हो गया था। मैंने कहा देखा होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने बजट की बात की, तो मैंने पैसे मांगे तो बोला नहीं इतना बजट तो नहीं है। तो जो बजट था वो मुझे एक्सेप्टेड नहीं था, पर मुझे नीतीश तिवारी के साथ काम भी करना था क्योंकि दंगल जैसी बड़ी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो। मैंने कहा यार मैं फ्री में करूँगा, ये मैं पैसे वैसे नहीं लूँगा, मैं फ्री में करूँगा। हाँ, तो इसलिए छिछोरे में स्पेशल थैंक्स में मेरा शुरू में ही नाम आता है। अच्छा, स्पेशल थैंक्स आनंद वर्मा, वो इसीलिए क्योंकि मैंने फ्री में किया, पैसा नहीं लिया। तो छिछोरे के शूट पे जब मैं गया तो जब मैं तैयार होके जब सेट पे गया, मैंने कहा अब नीतीश तिवारी के दर्शन करेंगे कौन है, क्योंकि मैं कभी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रहता हूँ, लोगों को देखता नहीं हूँ, फेसबुक पे कभी गया ही नहीं मैं आज तक। अच्छा। हाँ, तो मैं देखता नहीं हूँ कौन क्या है, किसी से मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम पे 0 फॉलोइंग है मेरी, किसी को फॉलो नहीं करता क्योंकि मेरे को किसी के वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ रहे हैं आप, मैं खुद का ही क्रिएट करता हूँ, सारा मेरा ही रहता है, अपना ही राइटिंग रहती है, सब मेरा खुद का रहता है। तो 10 मिनट बाद सेट पे उधर से डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि सानंद अकबर का बाप के बाद आज ही मिल रहे हैं, और ऐसे अच्छा। गले लगा लिया। तो वो वही थे जो मुझे लग रहा था कि आमिर खान के साइड किक हैं ये। वो नीतीश तिवारी थे। हाँ, तो वहां से उन्होंने आपको नोटिस किया और फिर इस फिल्म में बोला। तो मैं छिछोरे का मैंने वो किया। तो ये सब अनुभव रहे, और ये लोग लेजेंडरी लोग हैं आमिर खान साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जिस ढंग से पूरे एड में मेरे साथ शूट किया, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो वापस काम करें, क्योंकि
एक दो फिल्में फ्लॉप हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आमिर खान साहब का जो बॉडी ऑफ वर्क है और उन्होंने जिस ढंग से एंटरटेन किया हमारे देश को, हैं, वो अनबिलीवेबल है। और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं वो, और उनको अंडर एस्टिमेट करना या उनके बारे में ज़रा सा भी कुछ भी ऐसी बात करना कि इनको बायकॉट करो या ये सब करो, ये बहुत गलत करते हैं लोग। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो एक्टर्स हैं जिन्होंने इस पूरे देश को 1 साल 2 साल नहीं 20 साल 30 साल से एंटरटेन कर रहे हैं। सही। कितना एंटरटेन किया है इन लोग, कितना एंटरटेन किया, कितना खुश किया है इन लोग, कितनी खुशी दी है, कितना हंसाया। और जो मेहनत आपने बताया कि बिहाइंड द कैमरा इतनी करते हैं एक एक सीन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मेहनत। सोचो ना आप 6 डाइट कोक पी गए, वो सिर्फ एक डकार आ जाए, हैं, इतने डेडिकेटेड एक्टर हैं। तो ऐसे एक्टर्स को भैया प्रणाम करो, सलाम करो, इनका रेस्पेक्ट करो, सैल्यूट करो, हैं, और इनके बारे में हमेशा अच्छा सोचो। बॉयकॉट मत करो, बॉयकॉट मत करो यार, ये सब बहुत घटिया बातें लगती हैं मुझे। ये रिलीजन के चक्कर में, और ये सब बहुत वाहियात बातें हैं। ये सब जो कैंपेन चलता है ना, आई जस्ट कंडेम इट, आई हेट इट। गलत। आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने छिछोरे फिल्म की। छिछोरे में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही उभरते सितारे थे जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, और उनसे आपका बहुत कॉमन कनेक्शन है। वो पटना से, आप पटना से। वो आए, टीवी से शुरू किया, फिल्मों में आए। आपने भी उनको देखकर छोटे लेवल से स्टार्ट करके आज आप बहुत बड़े हैं। सुशांत के साथ क्या कोई इंटरेक्शन हुआ, क्या कोई बातचीत हुई छिछोरे के दौरान? मेरी उनसे बहुत बातचीत हुई छिछोरे के दौरान। उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि सोन चिड़िया नाम की एक फ़िल्म उन्होंने की है अभी, जो कि उस समय रिलीज़ नहीं हुई थी, और उन्होंने बोला कि उसमें बहुत ही अलग रोल है उनका। और मैंने उनकी डेथ के बाद वो फिल्म देखी भी, और मुझे सचमुच लगा कि जो पोटेंशियल सुशांत में था, वो ही वॉज अ वेरी रेयर एक्टर एक्चुअली, बहुत रेयर एक्टर। क्या कभी सेट पे किसी टेंशन में नजर आए, कभी कोई बातचीत जिससे लगा हो कि परेशानी है ज़िंदगी में कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत प्यारे थे, बहुत ही स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, बहुत नॉर्मल थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत खूबसूरत इंसान थे। हमेशा सेट पे इन बिटवीन शॉट्स गाने वाने गाते रहते थे। बहुत खुश मिजाज इंसान थे वो। और उनका हमारे बीच में नहीं रहना, ये एक बहुत बड़ा सदमा लगा था मुझे। मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाया था और मैं रोने लगा था उस वीडियो में, जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था। तो ये जो अपना मूवी माफिया का चक्कर है, yes. हमारे देश में, yes. हाँ, ये भी एक सीरियस इशू है। और जो दुनिया भर का वो जो ग्रुपिज़म होता है, yes. कि अपने कैंप के लोगों को ही प्रमोट करना, ये सब जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल अब होने लगा है। और अब ये सुशांत की डेथ के बाद, हाँ, सुशांत की डेथ के बाद चेंजेस आए हैं। और क्योंकि OTT का जो बूम आया है, इस वजह से टैलेंट की कद्र होने लगी, उनको अलग प्लेटफॉर्म मिलने लगा। करेक्ट। तो जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उनको लोग पहचान रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, उनको काम मिलना शुरू हो गया है। तो ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म होना चाहिए ये मूवी माफिया वाला, और टैलेंट की कदर करें लोग। और इस तरह से, क्योंकि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं है। वो एक मेरे पास कोई सबूत इस बात का नहीं है, लेकिन मेरा दिल यही कहता है कि सुशांत के साथ जो भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। सभी तरफ से उन्हें आइसोलेट किया गया। हाँ, आइसोलेट। क्योंकि ये भी हुआ सुशांत की डेथ के बाद कि मतलब डेथ के टाइम पे पता चला कि कुछ ग्रुप्स थे जो उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहे थे। सुशांत को एक वुमेनाइजर, घमंड करने वाला एक्टर, नखरे दिखाने वाला एक्टर, बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करने वाला एक्टर, ये खबरें छापी जा रही थी। तो क्या कभी सेट पर ऐसा कुछ आपको बिहेवियर लगा कि वो बहुत ज़्यादा प्राइसी एक्ट कर रहे हैं, बहुत टेंट्रम शो कर रहे हैं, स्टार बिहेवियर? बिल्कुल कुछ नहीं। मेरा जो सीन था ना, वो सीन जब हुआ, उन्होंने ऐसे किया, सानम, इतना दिल से मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई थम्स अप नहीं देखा था जो उन्होंने किया, दिल से। उसमें कहीं कोई नाटकबाजी नहीं थी,
कहीं कोई फेकनेस नहीं था, इट वॉज सो जेन्युइन, यू नो। और वो सीन सचमुच यानी वो यादगार सीन है छिछोरे में, यानी उसी से फिल्म जो है वो एक लाइटर मोड पे आती है। और एक सबसे पहला जो पूरा लाफ्टर जनरेट हुआ है, पूरा थिएटर हंसा है, वो मेरे उसी डायलॉग पे हंसा है जब मैं बोलता हूँ वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे उस पे, यू नो। तो पूरा लंबा चौड़ा सीन है वो, 2.5 मिनट का सीन है मेरा, है ना। उसमें मेरे ही ज़्यादा डायलॉग्स हैं, सुशांत के कम हैं। तो बहुत ग्रेट टैलेंट था वो, और उनको सोची समझी साजिश के तहत मूवी माफिया ने बर्बाद किया, ख़त्म किया। तो भगवान करे कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो, लोगों को सद्बुद्धि आए। वैसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा साधन हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है हमारी इंडस्ट्री में, है ना, वो लोग जो हैं वो थोड़ा और बेटर बिहेव करें। और अगर आप अच्छी फिल्म बनाओगे हैं तो लोग देखेंगे, लोग उसको सराहेंगे, आपका बिज़नेस चलेगा, सब होगा। अगर आप इसी चक्कर में रहोगे कि कैंप करना है, पॉलिटिक्स करना है, तो भैया फिर बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट को आप ऐसे ही खो दोगे। और हमारी इंडस्ट्री में कब तक ऐसा चलेगा कि कुछ चुनिंदा 2-4 स्टार हैं जिनकी वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को चला लोगे? ऐसा तो होगा नहीं होगा। आपको लगातार ग्रूम करना पड़ेगा, नया टैलेंट देना ही पड़ेगा, वरना ऑडियंस भी बोर होगी। बिल्कुल ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टैलेंट पे फोकस करो, ये पॉलिटिक्स पे और ये ग्रुपिज्म पे और ये कैंप बाजी पे इससे अलग हो जाओ। कभी आपने फेस किया ग्रुपिज्म या कास्टिंग काउच भी इंडस्ट्री में बहुत होता है? तो मैंने कास्टिंग काउच के बारे में सुना है और होता है, और बहुत जेन्युइनली बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बारे में बताया है। भगवान की दया से मुझे कभी इस तरह का फेस नहीं करना पड़ा, हाँ, आज तक। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैंने फेस किया है वो ये है कि लोगों को ये एक ज़रूर लगा रहता है कि यार जो अपने लोग हैं उनको प्रमोट करो, उनको कास्ट करवाओ। अब सानंद जैसे लोग जो हमारी चमचागिरी नहीं करते हैं, जो चापलूसी नहीं करते हैं, जो अपने, लेकिन ये है कि उनको इस बात का पता है कि ये बंदा बेस्ट है इस कैरेक्टर के लिए, इसका काम बहुत अच्छे से जानता है ये, और कैरेक्टर से ज़रा भी इधर उधर नहीं है। लेकिन फिर भी वो कोशिश यही करेंगे वो लोग कि जो 10 उनकी लिस्ट में हैं, जिससे जिसको बोलते हैं ना वेस्टेड इंटरेस्ट, है ना, तो उस इंटरेस्ट के साथ उन्होंने जो लिस्ट बना रखी है उसी लिस्ट के एक्टर्स को कास्ट करवाने की कोशिश करते हैं ये लोग। वही सुशांत ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेपोटिज्म करो, लेकिन डेलिबरेटली अगर आप सही टैलेंट को आगे नहीं आने देते हो तो वो गलत है, वहां पर नेपोटिज्म गलत। करेक्ट। तो वो चीज़ जो है वो देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, हाँ, और मेरा बाप जो है वो मुझे प्रमोट कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, करेगा, मेरा बाप है वो करेगा, है ना, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमारी लाइन जो है उसमें टैलेंट जो है वो सर्वोपरि है। आपकी जो प्रतिभा है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही है कुछ भी। तो आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हैं, अगर आप में टैलेंट नहीं है, हाँ, आपके अंदर माइंड ब्लोइंग टैलेंट नहीं है, तो आप नहीं बन सकते शाहरुख खान, आप नहीं बन सकते सलमान खान, हाँ, आप नहीं बन सकते अक्षय कुमार या आमिर खान। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, है ना। तो ये जो नेपोटिज्म का चक्कर है, ये इस लाइन में जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आजकल ये मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग हैं वो अपने, जो भी शक्तिशाली लोग हैं या जिनके पास बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रांग है, वो अपने अपने बच्चों को बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं पढ़ाई के लिए, वो कि भैया जाओ एक्टिंग सीख के आओ, हैं, और ये डांस करके आओ, और ये डायरेक्शन का कोर्स कर लो, ये कर लो, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। हम वैसे हम आज तक स्कूल कॉलेज नहीं गए। आपने तो मीरा रोड से अंधेरी आते आते सीखा है सब। मीरा रोड से अंधेरी आते आते सीख लिया सब, हाँ, और उसके अलावा गांव में खेती करके सीखा, पिताजी के लिए प्रचार करके सीखा, परिस्थितियों ने सिखा दिया, परिस्थितियों ने सिखा दिया। हर परिस्थिति, एक एक मोमेंट जो है वो ऐसा रहा जिसमें कि, यानी मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में हर हफ्ते कोई एक न एक दिन ऐसा आया है, आज तक मैं बता रहा हूँ आपको। यानी आप ये समझ लो कि जो मेरा कॉरपोरेट वाला लाइफ था, इवन उस दौरान भी मेरा हर हफ्ते कम से कम एक बार ऐसा मोमेंट आता था जिसमें मुझे लगता था कि यार मैं मर जाऊँ,
सचमुच, यानी इतनी तकलीफ होती थी, समझिए आप। लेकिन उस तकलीफ को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया मैंने, समझ रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं करना, है ना। जब मेरा जो बॉस था उसके साथ जो कांड हुआ, उस दिन मुझे मेरा मन किया यार मैं मर जाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं कर सकता मैं, आई विल हैव टू फाइट इट आउट, यू नो। तो वो किया। तो मतलब ये है कि इतना जो संघर्ष होता है जीवन में, है ना, उस संघर्ष से या तो आप सीखो या गिव अप कर दो। तो मैंने सीखा, मैंने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया, है ना। तो वही मोस्टली लोग करना चाहिए लोगों को। और हमारी लाइन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम टैलेंट पे ही पूरा फोकस करें। तो जो बड़े बाप की औलादे हैं वो बहुत खर्चा करके पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को और अपने स्किल को और होन करें, है ना, वो और बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, बन जाए सुपरस्टार। उसमें मुझे कोई, मान लीजिए आलिया भट्ट है, अब आलिया भट्ट जो है वो इंडस्ट्री किड है, वो है ना, लेकिन वो इंडस्ट्री किड होने की वजह से आलिया भट्ट नहीं है, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, उसमें ज़बरदस्त टैलेंट है ना। तो इसलिए वो है। तो हमारी लाइन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो भी धनी लोग हैं, जो भी अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो मूवी माफिया, सो कॉल्ड मूवी माफिया को कंट्रोल करते हैं, है ना, वो लोग पहले इस बात पे ध्यान दें कि जिसको वो सुपरस्टार बनाना चाह रहे हैं वो इस लायक है कि नहीं, उसमें इतना टैलेंट है कि नहीं, इतना गिव कर सकता है कि नहीं अपने कैरेक्टर को। अगर वो नहीं कर सकता है तो फिर मत करो उस पर टाइम वेस्ट यार। फिर जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ ना यार, उनकी कास्टिंग करो। सानन, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भाभी जी घर पे हैं, ये सीरियल से आप फेमस हुए हैं। अब मैं आपके घर पे जो भाभी जी है उनके बारे में जानना चाहूँगी, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं? मैं ये आपको एक्चुअली बताना भूल गया कि आई नेवर टॉक अबाउट इट। वो इसलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि पर्सनल लाइफ से ना एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, अच्छा, किसी भी एक्टर को लेके। हाँ, और मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो कि अपने आप को मारता हूँ, आई किल माई सेल्फ। तो मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि आई डोंट एग्जिस्ट, यू नो। सानंद वर्मा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, समझ रही है, मेरा कोई अपना कैरेक्टर ही नहीं है, मैंने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को मार दिया है। अच्छा, यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेरे सानंद वर्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई हैव किल्ड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, यू नो। तो मैं कभी सक्सेना कैरेक्टर में आ जाता हूँ, कभी दुबे या जो भी नया कैरेक्टर करता हूँ उसमें, तो मेरे को बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म हो पाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बैक टू बैक 2 फिल्में की थी। बबली बाउंसर में मैं 40 साल का सरदार बना, ओके। उसके बाद मैंने डरन छू एक फिल्म की, उसमें भी सरदार बनाऊँ मैं 28 साल का, उसमें यंग सरदार बनाऊँ 28 साल का, और इसमें मैं 40-42 साल का सरदार बनाऊँ, है ना। बैक टू बैक 2 फिल्में की, समझ रहे हो ना आप। तो ये तभी मैं कर पाता हूँ, ईजी ट्रांसफॉर्मेशन है ये, है ना। तो इस वजह से मैं पब्लिक डोमेन में ऐसे पर्सनली एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। अगर कोई बात करता है तो वो टेंशन नहीं, लेकिन पब्लिक डोमेन में आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज देयर इज नो पर्सनल लाइफ इन दैट सेंस, यू नो, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मी बिकॉज आई एम एन एक्टर, और मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो कि अपने आप को मार देता है। मैं अपने आप को मारने की कोशिश करता हूँ हर दिन। मेरा कोई अपना कैरेक्टर ही नहीं है साला, मैं भूल गया हूँ अपने आप को, रियल लाइफ में भी भूलना चाहता हूँ मैं, समझ। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो फिर पर्सनल लाइफ में कैसे डिस्कस करूँ, यू नो, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। क्रिकेट के बारे में बात कर ली, एक्टिंग के बारे में, सिंगिंग का क्या? हाँ, सिंगिंग जो है, मैं बेसिकली मेरा ये सपना है कि बिफोर आई डाई पीपल शुड नो मी एज ए सिंगर ऑल्सो। अच्छा। और मैं बचपन से ही, एक्चुअली मैं जब मुंबई आया था सबसे पहले मैंने सिंगिंग के लिए ही कोशिश की थी। और हाँ, राम लक्ष्मण साहब जिन्होंने मैंने प्यार किया वगैरह का म्यूज़िक दिया था, वो मुझे बहुत अच्छे जानते थे। श्रवण भैया से मैंने घरेलू रिलेशन बना लिया था, नदीम श्रवण वाले, नदीम भैया से भी, फिर समीर साहब जो लिरिसिस्ट हैं उनसे। तो ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स वगैरह थे, और मैं सिंगिंग के लिए ही ट्राई कर रहा था, हाँ, पहले, क्योंकि मैं एक्टिंग के लिए जो आपको मेहनत करनी थी या जो टाइम देना था या जो पैसे होने चाहिए थे सर्वाइव करने के लिए, वो सब हो नहीं पाता था। और मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैं नया मूंछ भी नहीं आई थी ढंग से, मेरी यंग ही था एकदम। तो मैं ना सिंगिंग, तो मैं एक चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पक्का पता है कि मेरा जो वॉइस टेक्सचर है या मेरे अंदर जो सिंगिंग का टैलेंट भगवान ने भरा हुआ है वो बहुत तोड़ू है एकदम, है ना। तो अगर मैं उसको करेक्ट ढंग से होन करूँ और उस पर थोड़ा फोकस करूँ, टाइम लगाऊँ, तो आई कैन बिकम अ ब्रिलियंट सिंगर, ये मैं जानता हूँ, है ना।
तो मैं उसको करना है मुझे, यानी वो कब हो पाएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको मैं करूँगा बिफोर। लेकिन वो होगा, ये मैं कह सकती हूँ आपकी जर्नी देख के, कि आप पहले कॉर्पोरेट जॉब में थे, तो आपने पैशनेटली उसे फॉलो किया, उसके टॉप पर गए, फिर आप एक्टिंग में आए, आपने डेडिकेटेडली एक्टिंग की, आज आप बहुत बड़ा नाम है, और इन अ मैटर ऑफ टाइम आप एज अ सिंगर भी जाने जाएंगे, मैं कह सकती हूँ। थैंक्स लॉट। बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, आपसे बात करके यही लगा कि परिस्थितियाँ जैसी भी थी आपने उनको क्रॉस किया, और बहुत शानदार तरीके से आपकी जर्नी रही। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। जो हमारे टीम मेंबर्स है पीछे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि आप कुछ गा के सुना दीजिए 2 लाइन। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जान मन जान जा, तुमने मुझे देखा। हिडन टैलेंट, मतलब बन गए, मतलब बहुत शानदार। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। और इसमें ये भी मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट लिव फॉर द डे, ओके, जस्ट लिव इन द मोमेंट। वो मैं बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करता हूँ कि हियर एंड नाउ यही है सब कुछ। हाँ, आगे का कुछ नहीं, पीछे का कुछ नहीं, भूल जाओ। ये मोमेंट है, यही सब कुछ है, ओके। तो इस वजह से मैं अपने दर्शकों को ये भी गाना सुनाना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। क्या बात है। हाँ। तो सानंद जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हो, अटको मत, डरो मत, टूटो मत, बस आगे बढ़ते चले जाओ, ये आपसे मैंने सीखा है। और बहुत सारी बातें की हमने। और राइट गाइस, हमारे साथ सानंद वर्मा जी थे, हमारे अपने सक्सेना जी, दुबे जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे एक और नए सेलिब्रिटी के साथ, जानेंगे उनसे उनके ज़िंदगी की बात।